नमस्कार, मेरा नाम द्वारिका प्रसाद पुरोहित, प्रवक्ता गणित, विद्यालय शिक्षा विभाग उत्तराखंड। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के 2 चैप्टर हम पहले ही पूर्ण कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। इसका भी लास्ट सेशन आपने देखा कि ग्राफ्स में किस तरह से हम 2 चर राशियों की रैखिक समीकरणों का निरूपण करेंगे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल आपके पास 2 तरह की स्थितियां होती हैं। समस्या या तो आपके पास शाब्दिक रूप में दी हुई होती है, वर्बल प्रॉब्लम होती है। आपको उसको इंटरप्रेट करके, उसको समझ करके पहले उसका एल्जेब्रिक फॉर्म बनाना होता है और तब हम उसको ग्राफ की ओर ले चलते हैं या ग्राफ पे उसको ट्रेस करते हैं। और दूसरी स्थिति होती है कि जब आपको समीकरण बनी बनाई दी जाती है और आपसे उसको ग्राफ पर निरूपण और ग्राफ के माध्यम से हल करने की अपेक्षा की जाती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि कल जो थोड़ा बहुत असाइनमेंट आपको दिया गया था आपने उसमें किया होगा और एक ग्राफ कॉपी आप अपने पास जरूर मैनेज कर लीजिए और तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे। आपके पास पुराने वर्षों के कॉपीज जो होती हैं उनके एंड में ग्राफ शीट होती हैं, आप उनसे बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं आजकल बाजार अनुपलब्ध है, कॉपीज नहीं है, तो ये सब बहाने नहीं है। आप मैनेज कीजिएगा तभी आप इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो मैं आपके सम्मुख एक समस्या ला रहा हूं फिर से और हम उसको देखेंगे कि किस तरह से पहले हम उसका बीजगणितीय निरूपण करेंगे और तब जाकर के हम उसका ग्राफ तैयार करेंगे, आलेख तैयार करेंगे। तो बच्चों, सवाल क्या है, प्रश्न क्या है? एक एग्जाम्पल के रूप में हम इसको देख रहे हैं कि 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपये 160 है, तथा एक माह बाद 4 किलो सेब बढ़ा दिया, 4 किलो सेब तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य रुपये 300 है। इस स्थिति का आपने बीजगणितीय और ज्यामितीय निरूपण करना है। बीजगणितीय निरूपण, पहले इसके बीजगणितीय निरूपण के पक्ष की बात करेंगे कि कैसे हम इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख सके, एक समीकरणों का, रैखिक समीकरणों का रूप कैसे दें। तो जब भी इस तरह की शाब्दिक समस्याएं आपके सामने हो तो आप एक बार उसको पढ़ें, ना समझ में आया तो पुनः समस्या को पढ़ें और तब ये तय करें कि चर राशि क्या मानी जानी चाहिए। ये आप 1-2 बार जब पूरा एकाग्र होकर धीरे धीरे प्रश्न पढ़ते हैं तो आपकी समझ में आ जाता है। देखिए क्या है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए है। किसी दिन, अब आपको पता है ऐसी जो चीजें हैं, ऐसी कमोडिटीज हैं, इनके रेट डे टू डे वेरी करते हैं और 1 माह के बाद सेब कोई महंगा हो सकता है, कोई सस्ता हो सकता है। 4 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए है। तो 2 ही कमोडिटी है हमारे पास, 2 चीजें हैं, एक सेब है और एक अंगूर है। दोनों के मूल्य निश्चित रूप से अलग अलग होंगे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब हम चर राशियां तय कर ली, यहाँ पर पृथक पृथक मूल्य नहीं दिए हैं। सेब कितने रुपए किलो है नहीं दिया है, अंगूर कितने रुपए किलो है नहीं दिया है। तो यही हमारे बीजगणितीय निरूपण का आधार है, यानी मानना, सपोज करना वेरिएबल को। तो हमने इसके सॉल्यूशन को कैसे स्टार्ट किया, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हो गया x रुपये और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हो गया y रुपये। हाँ, एक और बात, आपको ये पता है कि इन चीजों के मूल्य तो दिन प्रतिदिन अलग भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारी समस्या 2 भिन्न वस्तुओं से है, 2 ही स्थितियां हमको दी हैं, तो ये हम मान के चलेंगे कि इन दोनों वस्तुओं के मूल्य इस अवधि में नहीं बदले।
इस अवधि में इन दोनों वस्तुओं के मूल्य नहीं बदले हैं, जैसा समस्या हमको इशारा कर रही है। तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हमने x रुपए मान लिया, एक x चर का निर्धारण हो गया, x चर फिक्स कर लिया, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य भी हमने y रुपये मान लिया, या रुपये y जैसा भी आप लिखें। तो अब देखो, अब हम पहला चरण चर राशियों का निर्धारण, दूसरा चरण समस्या को तोड़ करके उसको तोड़ना और उसमें उन अलग अलग कंडीशंस को देखना जिन अलग अलग कंडीशन से हम अलग अलग समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला हिस्सा इतना है, यहां से यहां तक का अंश 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए है। तो देखिए, तो प्रश्नानुसार सीधा बस इतना लिख दें, यानी प्रश्न के अनुसार 1 किलो सेब का x रुपये तो 2 किलो का 2x हो गया, 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये तो 1 ही किलो अंगूर है यहाँ पे तो y रुपये हो गया, और कुल मिला के दोनों पे खर्चा आया 160। अब हम इकाई को छोड़ देते हैं, इसकी इकाई रुपए है, रुपये को छोड़ देते हैं, हम अंडरस्टूड है। इक्वेशन बनाते समय यहाँ पर हम इकाई को कंसीडर नहीं करेंगे, वो ज्ञात अपने मन में रखेंगे कि ये राशि रुपये है। इसी तरह से और जो दूसरी शर्त या दूसरी इक्वेशन हमको बन के निकलेगी, वो इस समस्या के दूसरे खंड पर विचार करें। दूसरा खंड क्या है? 4 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये। तो अब हमने क्या किया, 4 किलोग्राम अंगूर 4 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम सेब का x तो 4 किलोग्राम का 4x, पुनः 1 किलो अंगूर 1 ही किलो है तो 1 किलोग्राम का 1 गुणा y माने y। सिंपल एलजेब्रा है, सिंपल बीजगणित है। 1 किलो का x तो 4 किलो का 4x, 1 किलो का y तो 1 ही किलो है तो y इंटू 1 मीन्स y। तो दोनों का जोड़ ये कुल व्यय के बराबर ये हो गया 300। जो लास्ट सेशन में हमने समस्या ली थी उसमें टेबुलेट कर लिया था चीजों को, आसानी से आपको पता लग रहा है। यहाँ पर चीजें शाब्दिक रूप में दी हैं, ये तो मात्र एक उदाहरण है, ऐसे कई समस्याएं हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास यहाँ पर समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गया। 2 चर राशियों का रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गया। तो 2 चरण देखे आपने। अब तीसरा चरण है इनको ग्राफ बनाना। कल भी हमने थोड़ा थोड़ा इसकी चर्चा की थी, कैसे ग्राफ इसका हम प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहली समीकरण को लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम y चर को x के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी y बराबर कुछ लिखते हैं। y बराबर क्या आएगा, ये y यहां रखा, 2x उस तरफ शिफ्ट हुआ, 160 माइनस 2x, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसी के आधार पर मैं एक सूक्ष्म तालिका बना सकता हूं, टेबल बना सकता हूं। ये टेबल क्या बनेगी, हम x के अब इच्छित मान रखेंगे और y के मान प्राप्त करेंगे। यहाँ x का मान रखा, यहाँ y का मान प्राप्त किया, 160 माइनस 2x, यही तो y है। अब x का मान मान लीजिए हम रख देते हैं 0, तो y का मान 160 आएगा। अब हम x का मान रख देते हैं, मान लीजिए हमने रखा x का मान बड़ा संख्या, बड़ी नंबर लिख लिया, 40 रख लिया, तो 42 जा 80, 80 आ गया ये देखो। और 160 में से 80 घटाया तो कितना रहता है, 160 माइनस 80, फिर 80 बचा, 80 बचा, 40 पर ये आया 80। इसी तरह से अगर मैं मान लेते हैं 70 रख देता है, यहाँ पे 70 रख दो तो 7 दूना 14, 140, 160 में से 140 घटाया हमने तो कितना बचता है 20, तो 70 रखने पर हमको प्राप्त हुआ 20। तो एक सारणी हमारे पास प्राप्त हो गई। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास, ये 4x प्लस वाई बराबर 300 तो y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। y कम्स आउट टू बी 300 माइनस 4x, अर्थात हमने y को x के रूप में व्यक्त कर लिया। इसी तरह की एक सारणी फिर से बनाते हैं। स्वतंत्र चर x हो गया क्योंकि x के रूप में y को लिखा गया है और x से हम y का मान निकाल रहे हैं। तो x के स्थान पर मान लेते हैं हम 0 रख दें, तो 0 रखने पर ये 300 हो गया। x के स्थान पर मान लेते हैं हमने 50 रखा, तो 50 4 जा 200 और 300 माइनस 200, दिस इज 100। अब इसी तरह से मान लेते हैं एक संख्या और रख लें, जैसे उसमें हमने 70 ली थी, उदाहरण के लिए यहां भी 70 ले लिया, तो 7 चकू 28, 280 हो रहा है। 300 में से 280 घटाया तो 20,
ये इत्तेफाक की बात है कि अभी जब हम इसका एक एट रैंडम हम टेबुलेशन कर रहे हैं तो हमको एक संख्या दोनों में उभयनिष्ठ मिल गई, एक ऑर्डर्ड पेयर, या यूं कहें कि एक कोऑर्डिनेट एक्स और वाई को अगर ग्राफीय तल पर कोऑर्डिनेट कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं, तो एक बिंदु के निर्देशांक समान मिल गए। जैसे इसके निर्देशांक थे 0 160, इसके निर्देशांक 40 80, इसके निर्देशांक 70 20, इसके निर्देशांक भी यहाँ पर 70। उभयनिष्ठ निर्देशांक ही इसका हल है। मगर आप ध्यान रखेंगे कि हर समस्या में जब आप इस तरह की टेबल बनाएं तो कोई आवश्यक नहीं कि वो आपके रैंडमाइजेशन में जो आपने बिंदु लिए उन्हीं में मिल, वो आपको हल उसका ऑटोमेटिक मिल जाएगा जब हम उसका आलेख बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब इसका तीसरा, पहला चरण ये हुआ, दूसरा ये हुआ। अब हम इसके ग्राफ की जब बात करते हैं तो ग्राफ बनाते समय हमको तो पता है हमारे पास ग्राफ शीट छोटी होती है, सेंटीमीटर के खाने, उसमें अगर एक एक सेंटीमीटर करके हम 80 20 200 300 ऐसे कैसे प्लॉट कर लें, तो क्यों ना हम यहाँ पर पैमाना, एक पैमाना सेलेक्ट कर लें। और पैमाना हमारा क्या हो सकता है, देखिए यहाँ हमको 160 तक जाना है, यहाँ हमको 300 तक जाना है, तो क्या पैमाना हम लें। एक तो 300 और 160 ये जांचते हैं कि ये 10 से भाज्य है, तो एक हम 10 ले सकते हैं। और 10 मतलब 10 का आशय है 1 सेंटीमीटर को 10 इकाई मान लें, 1 सेंटीमीटर को 10 इकाई मान लेंगे, उसको पैमाना कहते हैं हम। तो पैमाना मैंने कैसे लिया ग्राफ के लिए, ग्राफ शीट पर एक्स और वाई दोनों अक्षों के लिए पैमाना है, एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस के लिए, कि जो 1 सेंटीमीटर है हम ये मान के चल रहे हैं कि वो 10 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 इकाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आप ग्राफ शीट जब बनाएंगे, उसको लेंगे तो उसके लगभग मध्य से थोड़ा एक तरफ, क्योंकि धनात्मक बिंदु हमारे ज्यादा हैं तो धनात्मक दिशा में आलेख को ज्यादा ले जाइए, ऊपर के बिंदु ज्यादा हैं तो इसलिए बेहतर है कि हम ग्राफ को, जैसे ये मान लीजिए आपका कॉपी का पेज है ये, तो आप इस तरह से बनाइए, क्योंकि हमको धनात्मक y में और धनात्मक x में ज्यादा बिंदु चाहिए, तो आप इस तरह से ग्राफ खींचे। ये भी बहुत टेक्निकली मतलब मायने रखने वाली बात है कि आप किस तरह से ग्राफ को लोकेट करेंगे। मूल बिंदु अर्थात जहां पर एक्स वाई प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो तो कहीं भी हो सकता है, तो उसको इस तरह से रखें कि हमारे अभीष्ट बिंदु जो हमने ड्रॉ करे हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा स्थान हमारे पास उपलब्ध हो। तो 1 सेंटीमीटर पे देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90, और ये क्रम इस तरह से चलता चला जाएगा। यहाँ पर भी स्पेस बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं है। और इधर की तरफ भी अगर हम देखें तो यहाँ भी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 मान लीजिए। और यहाँ पर निश्चित रूप से ऋण 10 ऋण 20, यहाँ भी -10 एंड इधर की तरफ और संख्याएं आती जाएंगी। ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये मूल बिंदु। अब बिंदु 2 ही पॉइंट पर्याप्त होते हैं किसी रेखा को ड्रॉ करने के लिए। देखिए पहला बिंदु हमने क्या लिया है यहाँ पर, अब चूंकि 0 160, x का 0 y का 160 काफी ऊपर होगा, 2 ही बिंदुओं से रेखा खींची जा सकती है, तो ये वाला ले लेते हैं पहली समीकरण का 40, x का 40 और y का 80, ये मान लीजिए। दूसरा बिंदु हो गया x का 70 और y का 20, 70 पे 20, 70 की मतलब x का 70, 70 से ऊपर और y पर 20 के सामने, 70 और 20 के सामने का पॉइंट लगभग ये हुआ। आप अच्छे से इसको ग्राफ में ड्रॉ करें। तो अब हम इन 2 पॉइंट्स को, यानी इसके कोऑर्डिनेट हैं 40 80 और इसके कोऑर्डिनेट हैं 70 और 20, एक सरल रेखा से, अब सरल रेखा खींचने के लिए आप आवश्यक रूप से स्केल का यूज करें। जैसे हम, हालांकि यहाँ पर बहुत प्रिसाइज नहीं है क्योंकि मैंने बिल्कुल नाप के इनको नहीं लिया है, तो हम इनको इस तरह से मिला लेते हैं। एक लाइन हमने बना ली। इसी तर्ज पर इसकी इक्वेशन जरूर इसके ऊपर लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन क्या है बच्चों? इसकी इक्वेशन है हमारे पास पहली वाली 2x + y = 160, ऐसा लिख देते हैं ताकि हमको पता रहे कि कौन इक्वेशन का संगत रेखा या ग्राफ उसका कौन सा है। अब इसकी बारी आई दूसरे वाले की, 0 300, x का 0 y का 300, एक बड़ा पॉइंट हो गया। इसको देखिए 50 पर हो रहा है 100, x का 50 और y का 100, 50 और 100, 50 100 लगभग ये पॉइंट हुआ हमारा। और दूसरा पॉइंट 70 20, x का 70
और y का 20। लगभग लगभग ये 2 पॉइंट हमारे दिख रहे हैं। देखिए पहला था 50 50 50 का 100 और दूसरा था 70 20। तो इन्हीं 2 पॉइंट्स को मिलाते हुए, थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं 50, यानी यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से हमने फिर हिल गया हाथ, इन 2 पॉइंट्स को इस तरह से मिलाना है और इस लाइन को सीधा नीचे ले जाना है। इन दोनों साइड एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइन हमारी, ये जो पी पॉइंट है इसको जरूर इसका नामकरण पी पॉइंट कर दे या कुछ भी जो आपकी इच्छा है। और इस पी पॉइंट के निर्देशांक हमारे कितने आए हैं, एक्स का मान 70 और वाई का मान यहां पर आया है 20। 70 20, देखिए ये कॉमन पॉइंट था जहां पर दोनों रेखाओं ने आपस में प्रतिच्छेद करा। और इसकी इक्वेशन भी हमने लिख दी प्यारे बच्चों, ये है 4x + y = 300। तो इसका हल देखिए, हमारे पास ग्राफ शीट में हल लिख लेना है, x बराबर 70 एंड y बराबर 20। यहां पर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इस स्थान पे लिख देता हूं, x बराबर आया हमारा 70 एंड y = 20। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो क्योंकि ये शाब्दिक समस्या थी, जब आप इसका हल दाएं पृष्ठ में कर रहे होंगे तो आप वहां पर स्पष्ट लिखेंगे, इसलिए 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर 70 रुपए और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हमने y माना था, तो y का मान हमारा 20 रुपए आ गया। तो इस तरह से ये बड़ी सरल समस्याएं हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ा अभ्यास करेंगे तो सारी प्रश्नावली आप सहज रूप से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका जो अगला सेगमेंट है कि हमने देखा, कल के उदाहरण की बात हो चाहे अभी जो हमने समस्या आपके सामने रखी है, इन दोनों में जब हमने आरेख बनाए, ग्राफ उसका प्लॉट किया, तो हमको प्रतिच्छेदी रेखाएं मिली, इंटरसेक्टिंग लाइन मिली, और दोनों रेखाएं, दोनों ग्राफों के संगत दोनों रेखाओं का जो आलेख मिला एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए मिला। अर्थात इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पे उन्होंने एक दूसरे को काटा और हमने ये पाया कि उसी बिंदु के निर्देशांक दी गई रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं, जहां पर दोनों पृथक पृथक एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे थे। तो अब हम इसको तय करेंगे कि किस प्रकार, ये किस पर निर्भर कर रहा था। मान लीजिए अब हम व्यापक समीकरण लिखते हैं, व्यापक रूप हो आपका, जनरल फॉर्म हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का a1x + b1y = c1 और दूसरा हो a2x + b2y = c2। अब इन दी गई समीकरणों के जो गुणांक हैं, चर राशियों के x और y के गुणांक हैं, और जो स्थिरांक हैं, स्थिरांक को मैंने दाएं पक्ष में लिख लिया, या तो आप दोनों बाएं में रखिए, दोनों दाएं में रखिए, जो भी आपकी मर्जी है। इधर रखेंगे तो +c1 + c2 लिखा जाएगा क्योंकि ये स्वेच्छ है, और उधर लिखा है तो तब भी c1 c2। तो अब हम इनका जब जांच करते हैं तो हम पाते हैं कि रेखाओं की प्रकृति 3 प्रकार की हो सकती है, प्रतिच्छेदी, या ये हो सकती हैं संपाती, या ये हो सकती हैं प्रतिच्छेदी, संपाती या समांतर। आप बहुत सारी समस्याओं के आलेख बनाएंगे तो ये 3 कंडीशन आपको मिलेंगी, यानी या तो आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी इस तरह से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही, या कल भी इसको लास्ट टाइम भी हमने चर्चा की थी, या संपाती प्रकार की होंगी या समांतर प्रकार की होंगी। तो जब हम समीकरणों के युग्म के गुणांकों और स्थिरांकों पर विचार करते हैं, उनके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स पर विचार करते हैं, तो उनका अनुपात तय करता है कि रेखाओं का युग्म, अगर उसका आलेख बनता है तो प्रतिच्छेदी है, वो समांतर है, या वो संपाती है। तो देखिए प्रतिच्छेदी के लिए क्या कंडीशन निकल करके आती है कि a1/a2 ≠ b1/b2। अर्थात समीकरण युग्म में x चर के गुणांकों का अनुपात, इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो y चर के गुणांकों के अनुपात के अगर बराबर नहीं है, चिन्हों का ध्यान रखना है, अगर बराबर नहीं है तो तब ये रैखिक युग्म जो है वो प्रतिच्छेदी रेखाओं वाला कहलाएगा, और उसका हल किस प्रकार का होगा, अद्वितीय हल। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, एक हल, इसको सरल भाषा में हम कह सकते हैं एक हल होगा, अर्थात x का एक मान और y का भी एक मान। ये वाली जो कंडीशन है ये संपाती रेखाओं की, ये कब आती है, यदि हमारे पास a1/a2 यानी x के गुणांकों का अनुपात बराबर y के गुणांकों का अनुपात बराबर अचर राशियों, जो
कांस्टेंट है उनके रेशियो, यानी तीनों के तीनों अनुपात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये संपाती रेखाएं आती हैं। संपाती रेखाओं में हम देख रहे हैं दोनों रेखाएं अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो इसके हल कितने होंगे? अनंत हल। इसको अनंत हल की स्थिति कहते हैं। अंग्रेजी में इसको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का हम केस कहते हैं। अच्छा, जब समांतर है, समांतर का मतलब वो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करने वाली नहीं है। पैरेलल लाइंस कहते हैं हम, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस इनको कहते हैं। तो जब ये नॉन इंटरसेक्टिंग है तो इनका कोई हल संभव ही नहीं है। ये कब होता है? गुणांकों में कैसी दशा होती है? जिस समय हमारे पास A1/A2 का मान बराबर तो होता है B1/B2 के, लेकिन वो C1/C2 के बराबर नहीं होता। यानी कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो कोफिशिएंट ऑफ y के रेशियो के बराबर होगा, लेकिन वो कांस्टेंट कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं होगा। ऐसी दशा में हमारे पास समांतर रेखाएं आती हैं और समीकरण का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। यानी ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस है, और ये नो सॉल्यूशन का केस है। यहाँ पर हमको कोई हल नहीं मिलेगा, क्योंकि रेखाएं जब प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी तो हल की हम बात कैसे कर सकते? हमने जाना है कि दो रेखाओं का ग्राफी हल किस तरह से निरूपित होगा, जिस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करेंगी, वो उभयनिष्ठ बिंदु, उसके निर्देशांक दोनों रेखाओं की समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो वही तो हल है। तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन। तो इसके अलावा एक शब्द और आपको आता है, उसको हम कहते हैं समीकरण युग्म का संगत होना या असंगत होना। समीकरण युग्म क्या क्या हो सकता है आपका? ये लिखा गया आता है संगत या असंगत, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या संगत है, असंगत है, इसका निर्धारण कैसे होगा? ये शब्द का अर्थ, अभिप्राय क्या है? यानी अगर संगत का अर्थ है, संगत शब्द का अगर प्रयोग हुआ है कि क्या रैखिक समीकरण युग्म संगत है, इसका अभिप्राय है कि क्या रैखिक समीकरण युग्म का हल है। फिर वो हल चाहे एक हल हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, या अनंत हल हो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। तो यानी ये दोनों स्थितियां ये किसके अंतर्गत आएंगी? अगर संगत, रैखिक समीकरण युग्म संगत कब कहलाएगा, कंसिस्टेंट कब कहलाएगा? आइदर the pair of linear equation is having a unique solution or that is having infinitely many solutions। या तो उसका एक हल है या उसके अनेक या अनंत हल है। तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, उस दशा में, उस समीकरण युग्म को हम कहेंगे कि ये संगत है। और समांतर जब है तो इसलिए इसको हम कह देते हैं असंगत, इनकंसिस्टेंट, यानी उसका कोई भी हल नहीं है। तो कंसिस्टेंट हो तो कंसिस्टेंट के लिए ये कंडीशन भी हो सकती है और ये कंडीशन भी हो सकती है। इनकंसिस्टेंट के लिए, असंगत के लिए केवल यही वाली कंडीशन होगी। तो ऐसे इन छोटे छोटी बातों पर आपके पास अभ्यास प्रश्नावली 3.1 एंड 3.2 है। तो आज मैं उम्मीद करूंगा कि आप 3.1 और 3.2 को पूरे उत्साह के साथ कीजिए। प्यारे बच्चों, अगर गणित का आनंद तभी है अगर हम उसमें आनंद लें, उसमें उसको एंजॉय करें। उसको बर्डन मानेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे अच्छा सा। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन एंड द कमिंग सेशन टू। थैंक यू।